हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करेंट अफेयर जनवरी पार्ट 1 का, जिसमें कि आपको 1 से 15 जनवरी तक के सारे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन यानी कि स्पेसएक्स मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? और पहला ही प्रश्न ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसरो। तो इसरो ने ही किया है क्या? स्पेसएक्स मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। और इससे क्या पॉइंट जान सकते हैं? तो इसमें आप ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि चूंकि इस मिशन को किस मिशन को तो इस मिशन को PSLV C60 ये नाम भी याद रखिएगा कि इस मिशन को PSLV C60 रॉकेट से क्या किया गया? इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ? तो श्रीहरिकोटा। ये भी पूछ सकता है, हर एक बिंदु को नोट डाउन करना है। हरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश से क्या किया गया? प्रक्षेपित किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें कि अगर यह मिशन सफल रहा तो यह डॉकिंग और अनडॉकिंग में सफलता हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा, ठीक है। कैमा देश बन जाएगा? तो चौथा देश बन जाएगा। अगर बात करें कि ये डॉकिंग का मतलब होता क्या है, जो डॉकिंग शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, तो डॉकिंग का मतलब है कि दोनों अंतरिक्ष यान का मिलना और क्या? जुड़ना ही है डॉकिंग, मिलना और जुड़ना। और ये 2025 के किसी भी एग्जाम में प्रश्न आपको दिख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ठीक है। चलिए बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। और ये जनवरी 2025 का करेंट अफेयर 1 से 15 जनवरी पार्ट 1 है। फिर आपको पार्ट 2 भी मिलेगा जिसमें 31 जनवरी तक के कवर को किया जाएगा। तो आज 1 से 15 जनवरी के क्वेश्चन को 16 जनवरी के आपको क्लास मिल गया है। 1 जनवरी को इनमें से क्या मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को देखिए, आप लोग तो हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम में पूछ सकता है वो जान लेते हैं। ऑप्शन ए है DRDO का स्थापना दिवस, तो बिल्कुल ये मनाया जाता है। बी है वैश्विक परिवार दिवस, तो ये भी मनाया जाता है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा ही कि 1 जनवरी को क्या क्या मनाया जाता है। वहीं DRDO से अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाता है इसका फुल फॉर्म। कहीं कहीं आपसे फुल फॉर्म ही पूछ देता है। और वो से क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फुल फॉर्म भी नोट डाउन आपको कर लेना है। अगर इसका स्थापना वर्ष पूछे कि स्थापना वर्ष क्या है, तो स्थापना वर्ष ध्यान रखिएगा 1958। तो साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी इसमें जो आएगा उसको कवर करते हुए चलेंगे। अगर DRDO के अध्यक्ष का पूछ ले कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर बी, इस तरह से लिख सकते हैं कि डॉक्टर समीर बी कामत जो हैं इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष भी पूछा जाता है, तो हर बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ेंगे आज के तीसरे प्रश्न की ओर। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है केरल, सी है तमिलनाडु और डी है मेघालय। तो संतोष ट्रॉफी जो जीत लिया है वो पश्चिम बंगाल ने जीत लिया है,
ठीक है। वहीं अगर पूछे कि ये ट्रॉफी का संस्करण कैमा था, तो ध्यान रखिएगा 78वां संस्करण, 78वां संस्करण। ठीक है। और ये किसको हरा कर जीता, तो केरल इसमें हारा है। तो ये भी पूछ सकता है कि किसको हराकर ये ट्रॉफी जीता, तो केरल को हराकर ये जीता। और ये जो है पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर ले, पश्चिम बंगाल की, तो ये 33वीं संतोष ट्रॉफी है, 33वीं संतोष ट्रॉफी है। तो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। ठीक है। वहीं अगर आपसे ये पूछ दे कि ये खेला किस स्टेडियम में गया था, तो खेला गया था हैदराबाद में स्थित। ये भी पूछ सकता है कि कहाँ खेला गया था, तो हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद स्थित किसमें, तो GMC बाल योगी स्टेडियम में, GMC बाल योगी स्टेडियम में खेला गया था। और सबसे सफल टीम है कौन, पश्चिम बंगाल इस संतोष ट्रॉफी में। चूँकि सोचिए 33वीं बार इसको ये संतोष ट्रॉफी मिल चुका है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सारे करेंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण है, और हर महीने इसी तरह से निचोड़ सॉल्यूशन दिया जाता है। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत की है। डेट पूछा जा रहा है, और ऐसे एक प्रश्न रहते ही हैं किसी भी एग्जाम में। तो एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की जो शुरुआत है वो 1 जनवरी 2025 को ही शुरू हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और 1 जनवरी को अभी हम लोग जाने कि DRDO का दिवस मनाया जाता है, वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया जाता है। वहीं बात करें कि इस योजना के तहत, कभी कभी ये वर्ष तो पूछा ही जाता है, राशि भी पूछ सकता है। तो इस योजना के तहत कितने सालों में, तो 3 सालों में, 3 सालों में 6,000 कितने, तो 6,000 करोड़ रुपये, ध्यान रखिएगा करोड़ में ध्यान रखना है कि 6,000 करोड़ रुपये क्या होंगे, खर्च किए जाएंगे। ये इसका डाटा है। तो ये डाटा भी पूछ लिया जाता है बिहार संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में। इसका उद्देश्य क्या है, तो मतलब देश के सभी लोगों को क्या करना है, ई पत्रिकाएँ जो होती है उस तक पहुंच प्रदान करने में मदद मिलेगी एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना से। तो जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान रखिएगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। किस देश में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा सुनाई गई है? ये काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर देते हैं। नाम ध्यान रखना है कि भारतीय नर्स थी निमिषा प्रिया, इनको जो सज़ा सुनाई गई है, तो ये क्या कहता है, पहले तो ये जानिए कि ये कहाँ की रहने वाली थी, तो केरल की। कहाँ की, तो केरल की ये। और कथित तौर पर कहिए तो एक यमन नागरिक के हत्या के लिए इनको मौत की सज़ा सुनाई गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमन। यहाँ मिस्टेक से समन लिखा गया है, इसको यमन कर लीजिएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा सुना दी गई है। ठीक है। इस पे एक लंबी चौड़ी स्टोरी है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि किस देश से संबंधित है। ठीक है। और यमन का राष्ट्रपति का नाम पूछ सकता है, तो वो आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन से राष्ट्रपति हो सकता है पूछ दे कि यमन के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने प्रिया की मौत की सज़ा को मंजूरी दे दी। तो ध्यान रखिएगा रशद अल अलीमी, रशद अल अलीमी। और काफ़ी चर्चा में ये रहा है। ठीक है। अगर आपसे यमन का क्या पूछ दे, राजधानी पूछ दे, तो काफ़ी कम लोगों को याद होता है। तो सना, क्या है, सना है इसका राजधानी। ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, और हर प्रश्न को इसी तरह से कवर करेंगे 1 से 15 जनवरी को।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो देख लेते हैं कि किसे दिया गया। ऑप्शन ए है मनु भाकर, बी है डी गुकेश, सी है हरमनप्रीत और सी है क्या डी है परवीन और बाकी ऑप्शन में क्या है सभी। तो इन सारे लोगों को क्या दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये चारों नाम इम्पॉर्टेंट है, चारों ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये पुरस्कार का नाम ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये मनु भाकर आपको पता है कि शूटर के क्षेत्र में है, फिर वर्ल्ड चेस चैम्पियन है, इस तरह से इनका पेशा ध्यान रख सकते हैं। वर्ल्ड चेस चैम्पियन है कौन? डी गुकेश, जो काफ़ी चर्चा में भी रहे। वहीं बात करेंगे हरमनप्रीत की, अगर हम बात कर ले तो हॉकी टीम की कप्तान, हॉकी टीम कप्तान। और परवीन की बात करें तो ये पैरा एथलीट प्लेयर, पैरा एथलीट प्लेयर। और ये सारे को क्या मिल गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न में से एक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न आ गया है, किस दिन पहला लोकपाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पहला लोकपाल दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। यानी आज आपको हम पढ़ा रहे हैं 16 जनवरी को, 15 जनवरी तक का करेंट अफेयर। तो ध्यान रख लेना है कि 16 जनवरी को आज क्या मनाया जाएगा? पहला लोकपाल दिवस, ठीक है। वहीं बात करेंगे, ये पूछ सकता है, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न ही शामिल किए गए। अगर बात करें कि इसका आयोजन कहाँ होगा, तो न्यू दिल्ली। कहाँ होगा? तो न्यू दिल्ली में क्या होगा? इसका आयोजन होगा। और ये भी न्यू दिल्ली में भी कहाँ होगा? तो नाम ध्यान रख सकते हैं कि मानेकशा सेंटर जोरावर सभागार में, जोरावर सभागार में। प्रश्न स्टेटमेंट के रूप में भी दे देता है कि चुनिए इनमें से कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है, तो आपको पता होना चाहिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। और उससे पहले आप लोग से कहना चाहेंगे कि प्लीज़ चैनल सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। और हर सप्ताह आपको एक विशेष विषय का महामैराथन क्लास मिलते रहेगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप जुड़ सकते हैं। और आप ऑलरेडी पॉलिटी का, हिस्ट्री का, साइंस का मैराथन 3 घंटे लगातार कराया जा चुका है, वो भी बिल्कुल डिटेल्स के साथ सॉल्यूशन, वो भी महामैराथन क्लास में। और सारे NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही आपको कराए जा रहे हैं। तो बिहार शिक्षक भर्ती वाले भी जुड़े और साथ ही साथ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जुड़े। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट तो ज़रूर करके ही जाएं। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे। किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया? यानी याद रखिएगा कि 2025 क्या है? सुधारों का वर्ष है, ठीक है। तो हम लोग भी अपने भविष्य के लिए सुधारों का वर्ष रखेंगे 2025 को। और ये मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? रक्षा मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। और रक्षा मंत्री कौन है? तो ये आपको पता है कि राजनाथ सिंह, और उन्हीं के द्वारा ये क्या किया गया है? सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। तो बस इसमें अगर बात करें, जैसे हो गया रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचा में सुधार करना, तो ये सब लिखना नहीं, आपको समझ में भी आ ही जाएगा कि भविष्य के सुधार को मतलब क्या है, गति देने के लिए ये चीज़ किया गया है रक्षा क्षेत्र के लिए, ठीक है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में HMPV किस देश में फैला है? बताइए, ये भी चर्चा में रहा है।
हम लोग कोरोना से जूझ चुके हैं और चाइना देखिए फिर से एक ले आया है क्या, HMP, नया वायरस का संक्रमण फैल रहा है। तो ये सब काम खुरफाती वाला कौन करता है, चाइना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हालांकि जो HMP वायरस है इसकी अगर हम बात करें तो ये एक RNA वायरस है। क्या है, तो RNA वायरस है। ठीक है, अगर इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो पूछ सकता है, चूँकि चर्चा में काफ़ी है। तो ह्यूमन मेटान्यू इस तरह से लिख सकते हैं कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा HMPV वायरस की। और इसका लक्षण भी क्या है, बिल्कुल मतलब लगभग कोरोना वायरस की तरह ही है। यानी कि इसमें भी अगर इससे जो वायरस जिसको हो गया तो मरीज में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण ही दिखाई देते हैं। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा जो इसका असर हुआ है, सबसे ज़्यादा असर इस वायरस का वो छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है, छोटे बच्चों पर, खास करके 2 साल से कम उम्र के बच्चे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो HMPV वायरस है ना, इसकी पहचान की अगर बात करें तो सबसे पहले पहचान हो चुकी थी कब, 2001 में ही, 2001 में ही। चलिए आगे बढ़ जाएंगे 10वें नंबर प्रश्न की ओर। भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना किस राज्य में शुरू की गई है। जब भी कोई पहला रहे विश्व में, भारत में, ध्यान रखें इम्पोर्टेंट बनेगा, या फिर बिहार का, तो हर तरह से इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। तो ये हो गया है कहाँ, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। वहीं बात करें और क्या इसमें पूछ सकता है कि कब से कब तक, तो 3 से 5 जनवरी तक क्या हुआ, जनगणना हुआ इसका। वही बात करें बेडर पक्षी, कहने का सेंस है कि पहले तटीय और जल पक्षी जो है उसको क्या कहा जाता है, बेडर पक्षी भी कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत की पहली बेडर पक्षी जनगणना किस राज्य में शुरू की गई है। तो बेडर पक्षी का कहने का मतलब वो हो गया कि जिसका लंबे पैर हो, लंबी गर्दन हो और क्या साथ ही साथ लंबी चोंच भी हो, और वो क्या करे, उथले पानी में चलने के लिए एकदम क्या हो, अनुकूलित रहे, वही हो जाएगा बेडर पक्षी। तो इसमें आप बस ये ध्यान रखेंगे कि इसका जनगणना का शुरुआत गुजरात में किया गया। ठीक है, आ जाएंगे अगले। हाँ, यहाँ पर आपसे एक प्रश्न रहेगा, चूँकि आपको कई बार बताए हैं कि जाति जनगणना शुरू करने वाला, जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला और दूसरा राज्य कौन है, दोनों का नाम बताना है आपको, पहला और दूसरा राज्य का। और हम आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो आशा करेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब देंगे। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा करें, तभी आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। आ जाएंगे 11वें नंबर प्रश्न पे। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ब्रेल दिवस आ गया है, 1 से 2 क्वेश्चन तो दिवस का भी पूछ लिया जाता है। 12 जनवरी, तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, युवा दिवस। ये सब सारे जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस में आते हैं। ठीक है, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो भारतीय सेना दिवस। ठीक है, 23 जनवरी भी इम्पॉर्टेंट है, तो 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। तो अब बच गया कौन, 4 जनवरी, यानी 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 4 जनवरी को,
क्योंकि ब्रेल लिपि को क्या है, छू कर पढ़ा जा सकता है। ब्रेल दिवस, ब्रेल लिपि को क्या, जो आँख जिनकी नहीं होते हैं, अंधे होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रेल लिपि को छू कर पढ़ाई करते हैं या पढ़ा जाता है। ये आपको पता भी होगा, ठीक है। और ब्रेल लिपि के आविष्कारक भी पूछ लिए जाते हैं। ब्रेल लिपि के आविष्कारक की अगर बात करें, और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। तो लुईस ब्रेल नाम था उनका, क्या, लुईस ब्रेल। तो स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ते भी चलेंगे, जानते भी चलेंगे। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, और ये बार बार बोल रहे हैं, आज जनवरी 2025 का करेंट अफेयर पार्ट 1 है, और पार्ट 2 आपको कब मिलेगा, जब जनवरी महीना समाप्त हो जाएगा। इसमें आपको 1 से 15 जनवरी तक के क्वेश्चन कवर किए गए और सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। पंचायत से संसद 2.0 नामक पहल लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, ये पूछा जा रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। जो ज़्यादा आशा रहे उस पर स्टार मार्क हम करते चलेंगे कि पंचायत से संसद। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है द्रौपदी मुर्मू, सी है ओम बिरला, या फिर डी है अमित शाह। तो ये जो लॉन्च किया गया है लोकसभा अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, ओम बिरला जी के द्वारा। किसके द्वारा, ओम बिरला, जो कि लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ये इसकी अगर हम बात करें तो ये आयोजित जो किया गया है, आपको पता होगा कि बिरसा मुंडा की जयंती, जिससे भी प्रश्न पूछ सकता है, कैमी जयंती, तो 150वीं जयंती, उसी के अवसर पर ये पहल को क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और हर एक बिंदु को आपको नोट डाउन भी करते हुए चलना है। कौन अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले विश्व के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। हर प्रश्न ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये विश्व के पहले बने हैं, तो ये ध्यान रखना। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमेरिका के मतलब बने हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये जो बन गए हैं अर्जेंटीना के, कहिए फुटबॉलर कौन, लियोनेल मेसी। और आपको पता है जब फुटबॉल की बात आती है तो इनका नाम सबसे ऊपर ही आ जाता है, इनका और रोनाल्डो का स्पेशली। और ये अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक प्राप्त करने वाले विश्व के पहले फुटबॉलर बने। तो यकीन मानिए ये प्रश्न 2025 के किसी भी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर दिखेगा। वही बात करें कि यह सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है उसका नाम भी तो पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा वो सम्मान पुरस्कार क्या है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार। क्या है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार इसका नाम है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, जहाँ लगेगा कि जितनी जानकारी देनी है हम आपको देते चलेंगे। इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। देखिए फिर से इसरो का प्रश्न आ गया, और बार बार बोलते हैं कि इससे तो एक प्रश्न आपको 100% एग्जाम में दिखेगा इसरो से। तो आप जो इसरो से प्रश्न कराया गया है उसको ध्यान जरूर रखिएगा। पहले ये क्रम ध्यान रखना है कि 11वें अध्यक्ष के रूप में। ऑप्शन ए है बी नारायणन, बी है एस सोमनाथ, सी है शैलेश नायक, या डी है नन ऑफ दीज। तो इसरो का जो नया अध्यक्ष बन गए हैं बी नारायणन, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और इसके पहले की अगर बात करें कि पहले के अध्यक्ष कौन थे जिसकी जगह इन्होंने लिया है, तो वो नाम भी पूछ सकता है, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ ने क्या किया है, इनकी जगह को ले लिया है, और 14 जनवरी को ही इन्होंने क्या किया, पद ग्रहण कर लिया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे और ये क्रम जरूर ध्यान रखेंगे। अब आ जाएंगे अगले प्रश्न पे।
प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है हर साल ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इस दिवस को जो मनाने की शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत हुई थी 2003 में। कब? तो 2003 में ही हुई थी। ठीक है। और अगर इसकी हम बात करें तो अगर वर्ष 1915 की अगर हम बात करें तो 1915 में 9 जनवरी को, कब? 9 जनवरी को ही क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी, तब ना बोले आप स्टैटिक भी कवर कर सकते हैं कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में मनाया जाता है। भारत लौटने की याद में मनाया जाता है क्या? प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ दे प्रवासी भारतीय दिवस की बात आई है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि क्या कहता है 18वां प्रवासीय, पूछ सकता है एग्जाम में आपसे कि 18वां प्रवासीय भारतीय दिवस जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा 2025 में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? तो भुवनेश्वर में। और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं तो आप ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करेंगे। आएंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है 55वां, बी है 76वां, सी है 85वां या फिर डी है 90वां। तो ये जो प्राप्त हुआ है सबसे किसका स्थान हमसे पूछा जा रहा है? हमसे भारत का स्थान पूछा जा रहा है। तो ये प्राप्त हुआ है भारत को 85वां। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। लेकिन अगर यही पूछ दे कि दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट किसका है, किसके अनुसार ये कौन जारी किया है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के द्वारा जो जारी हुआ है उसमें अगर पहला स्थान की हम बात कर ले तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? सिंगापुर ने। तो आपसे पहला भी पूछ सकता है और ये क्या कहता है भारत का कौन सा स्थान रहा ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। महिलाओं को सशक्त बनाने में किस राज्य में बीमा सखी योजना को शुरू किया गया है? योजना से भी हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न मिलते हैं। ऑप्शन ए है गोवा, बी है हरियाणा, सी है तेलंगाना या फिर डी है पंजाब। तो ये है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बीमा सखी योजना जो है ये गोवा में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये होगा इसका राइट आंसर। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत जी ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो प्रमोद सावंत ने शुरू किया है बीमा सखी योजना। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और हरियाणा के बाद ये दूसरा राज्य बन गया है। यानी कि पहले कौन शुरू किया है? तो हरियाणा, और दूसरे नंबर पे अब गोवा बन चुका है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, खास करके जो 10वीं पास महिला हैं। उसी तरह से कुछ और योजना पे डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे ऊर्जा वीर योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो दिल्ली के द्वारा। तो कुछ भी पूछ सकता है, तो ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे।
अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जनरल जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो नाम ध्यान रखिएगा जोसेफ ऑन को, और ये जॉर्डन के बने हैं, सीरिया के बने हैं, सीरियल के या लेबनान का या फिर कुवैत का। तो ये बन चुके हैं कहाँ का, क्या कहता है, लेबनान का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। चूँकि जो लेबनान की अगर बात आई है तो यहाँ 2 वर्ष से अधिक हो गए थे, और क्या कहता है राष्ट्रपति का जो पद था वो क्या था, रिक्त था, यानी कि खाली था, और अब इनका कार्यकाल आ चुका है जोसेफ ऑन का। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, आपसे पूछ सकता है। वहीं आपको अच्छे से पता होगा कि ये पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के स्थित क्या है, एक छोटा सा देश है। पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के स्थित क्या है, एक छोटा सा देश है। कौन? तो लेबनान छोटा सा देश है। इसमें से कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। खासकर जो स्टार मार्क कर दे रहे हैं उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो किसी भी एग्ज़ाम में दिखेगा ज़रूर। तो ये इसलिए आपको सारे चुन चुन के प्रश्न लाए गए हैं और आपका उसको सॉल्यूशन दिया जा रहा है 1 से 15 जनवरी तक का। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले, हालांकि आपको पढ़ा भी चुके हैं कि कहाँ का, श्रीलंका का जो नया राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं, तो अनुरा कुमार दिसा नायके। ठीक है, ये बन चुके हैं। वहीं श्रीलंका ये तो क्या बने हैं, नए राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की अगर बात कर ले कि नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो हरिनी अमर सूर्या। ठीक है, ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, और एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें से वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। क्या है, HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह, B है नरेंद्र मोदी, C है इंदिरा गांधी, या फिर D है राजीव गांधी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और इन्हीं के नाम पर बदलकर लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कहाँ कर दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं, पूछ सकता है। ठीक है, उसी तरह कुछ और बदले हुए नाम हैं जो पूछ सकता है कि क्या हो गया है। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो श्री विजयपुरम, जो हाल फिलहाल चर्चा में रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, श्री विजयपुरम। वहीं अगर आपसे ये पूछ दे कि क्या कहता है, का इम्पोर्टेंट है, बानी रेलवे स्टेशन कहाँ का, तो यूपी का, उत्तर प्रदेश का। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया है, तो स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। ठीक है, और क्या आपसे पूछ सकता है, और एक ध्यान रख सकते हैं जो आपसे पूछ सकता है, काकसर ब्रिज, जो कि कहाँ का बात हो रहा है, तो लद्दाख का। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु इसका नाम बदलकर कर दिया गया है।
आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। देखेंगे अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। ई श्रम पोर्टल कितनी भाषाओं में अपडेट किया गया है, ये हमसे पूछा है। तो आपको पता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री कौन, मनसुख मंडाविया जी ने, मनसुख मंडाविया जी ने क्या किया है, ई श्रम पोर्टल पर बहुभाषी सुविधा का क्या किया है, शुभारंभ किया है। और कितनी भाषा में ई श्रम पोर्टल पर इसको अपडेट किया गया है, 21, 22 या फिर 23 या फिर 24। तो 22 भाषा को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इससे इसका राइट आंसर। इससे होगा क्या कि इस पोर्टल का उपयोग करके अपनी मातृभाषा में कर सकेंगे। इससे क्या होगा ना कि वो पोर्टल का उपयोग क्या कर सकेंगे, अपनी मातृभाषा में कर सकेंगे, कभी कभी उद्देश्य भी पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट के रूप में, और अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकेंगे ई श्रम पोर्टल पर। ठीक है, हालांकि इसे वर्ष 2021 में ही शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, तो 2021 में शुरू किया गया था। लेकिन कितनी भाषाओं में अपडेट किया गया है, तो 22 भाषाओं में अब जाके क्या होगा, इसको शुरू किया गया है, अपडेट किया गया है। तो ये चर्चा में आ चुका है। आएंगे अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है हमसे, जस्टिन ट्रूडो किस देश के पीएम थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ऑप्शन ए है जापान, बी है कनाडा, सी है बेलारूस या डी है मैक्सिको। तो ये कनाडा के प्रधानमंत्री कौन, तो ऑप्शन नंबर बी, कहाँ के प्रधानमंत्री, जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कब दे दिया इस्तीफा, तो 6 जनवरी 2025 को दे दिया। और उन्होंने पार्टी का नेता पद भी छोड़ दिया है। ठीक है, वही बात करें कि ये नवंबर 2015 से देश के प्रधानमंत्री थे। कब से थे, तो नवंबर 2015 से देश के प्रधानमंत्री थे। वहीं अगर कनाडा की बात करें, कनाडा के बारे में कुछ जानकारी, तो राजधानी पूछ सकता है। तो राजधानी ध्यान रखेंगे ओटावा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओटावा हो जाएगा। अगर स्टैटिक जीके के रूप में बात करें तो ध्यान के रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, तो कनाडा हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा। वहीं बात करें कि कनाडा की जब बात आई है, तो विश्व स्तर पर सबसे लंबी तटरेखा है, सबसे लंबी तटरेखा है। आपको थंबनेल में ही देखने को मिला होगा कि आप करंट के साथ स्टैटिक भी पढ़ेंगे, तो वही आपको बताया भी जा रहा है। अगर कनाडा में कुछ झील का नाम भी पूछ दिया जाता है, जैसे कि हुर्रे झील, कौन झील, हुर्रे झील हो गया, एरी झील हो गया, ये सब कहाँ स्थित है, सारे कनाडा में स्थित हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करें, ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है। तो ब्रिक्स में देख लेते हैं कि कौन कौन सा देश शामिल हुआ है। तो किस तरह से आपको पता है कि ब्रिक्स में कितने हो जाएंगे सदस्य देश की संख्या, कहें तो हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। वो 10 में कौन कौन सा हो जाएगा, कभी कभी क्रम दिया रहेगा, आपको पूछ देगा कौन है कौन नहीं है, तो पहले पता होना चाहिए। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, फिर मिस्र भी हो जाएगा, इथोपिया भी हो जाएगा,
इथोपिया। आप अच्छे से अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। ईरान हो जाएगा, क्या कहता है, UAE हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, और क्या, इंडोनेशिया। तो ये जो शामिल देश हुआ है वो कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर इसका आपसे मुख्यालय पूछ दे कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है चीन के संघाई में। कहाँ, तो चीन के संघाई में इसका मुख्यालय है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। 2010 में इसमें कौन शामिल हुआ था ये भी पूछ सकता है। तो 2010 में शामिल जो हुआ था, दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। कौन, तो दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, और आप लोग से एक कुछ सेकंड आपका टाइम लेना चाहेंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, बिहार संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो, तो सॉल्यूशन बाय PJ चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट किया करें, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दें। और आपको सारे GK GS के प्रश्न सॉल्यूशन के रूप में दिए जाते हैं, बिल्कुल डिटेल्स के साथ, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करें। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैराथन क्लासेस भी आपको साइंस की, क्या कहता है, हिस्ट्री की और पॉलिटी की कराई गई है 3 घंटे लगातार। तो आप लोग जाके वीडियो देखिए, और एक कमेंट तो कर ही सकते हैं। आप लोग खुद जाके वीडियो देखिए, अच्छा लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग बस सहयोग करें। बाकी मेरे पास जितनी भी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग आपको हर रूप से इम्पॉर्टेंट कंटेंट दिया जा रहा है, दिया जाते रहेगा। आ गया है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो आपको हम पहले ही पढ़ा चुके कि 12 जनवरी को मनाया गया। किनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, स्वामी विवेकानंद जयंती पर। और हर महीने का निचोड़ सॉल्यूशन करंट अफेयर का आपको मिलता रहेगा इसी तरह से। अभी आपको 1 से 15 जनवरी तक का कराया जा रहा है, फिर आपको 15 से लेके 31 जनवरी तक का भी कराया जाएगा। तो आप लोग हर GK GS के इम्पोर्टेंट सेशन के लिए जुड़ सकते हैं। वहीं बात करें तो स्वामी विवेकानंद से क्या प्रश्न पूछ दिया जाता है, स्टैटिक पोर्शन पे अगर बात कर ले कि इनका असली नाम क्या था, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त इनका क्या था, असली नाम था। ये आपसे पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने ही क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी, तो राम कृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, तो 1897 में। काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न, आगे भी आपको पूछ सकता है। इनके गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है कि इनके गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। और इन्हीं के नाम पर ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की गई थी 1897 में। अगर इनके द्वारा कुछ पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए तो पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, जिनका क्या किया था, रचित पुस्तक किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कर्म योग, राजयोग, ये सब क्या है, इनका ही रचित पुस्तक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। 2026 में संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। 2025 के आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न आपको दिखेगा ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो ऑप्शन नंबर बी। 2026 की बात हो रही है, कैमा सम्मेलन रहेगा, तो 28वां सम्मेलन रहेगा। ये इसमें आप ध्यान रख सकते हैं।
और हालांकि ये जो भारत है ये चौथी बार इसकी मेज़बानी करेगा। कैमी बार? तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये कैमी। इसके पहले कब कब किया था ये आयोजित? तो ध्यान रखिएगा 1970 से 71 के बीच में, 1986 में और 2010 में, और फिर कब होने जा रहा है तो 2026 में। और किसके द्वारा ये ध्यान रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला ने घोषणा किया है। घोषणा किसके द्वारा ये किया गया है? तो ओम बिरला के द्वारा, ओम बिरला के द्वारा। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आएंगे अगले प्रश्न पे। फिर से आप लोग से कहना चाहेंगे कि हर सप्ताह आपको एक विशेष विषय का महामैराथन क्लास भी मिलेगा, बिल्कुल एनसीईआरटी पे आधारित ही मिलेगा। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ जाएंगे सीधे अगले प्रश्न पे, जो कि आ चुका है 25वां नंबर प्रश्न। पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, बी है चेन्नई, सी है नई दिल्ली या डी है मुंबई। पहला पूछ रहा है तो इसका शुरुआत जो हो गया कहाँ हुआ? नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में कौन सा स्टेडियम में हुआ? तो इंदिरा गांधी, ये भी पूछ सकता है, तो इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में, ठीक है। पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत हुई, पहला संस्करण यानी कि 13 जनवरी 2025 को इसका शुरुआत हो चुका है, ठीक है। और 19 जनवरी तक दिल्ली में किया जाएगा। वहीं बात करें कि 20 देश की पुरुष, कितने देश की? तो 20 देश की पुरुष और क्या कहता है 19 देश की महिला टीमें इसमें क्या ले रही हैं? भाग ले रही है। तो कभी कभी आपसे सेंटेंस में दे देगा कि यही सब सेंटेंस लिख के और पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आपको पहले अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 के जो ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात है, ब्रांड एम्बेसडर की बात है, तो वो कौन है? सलमान खान और साथ ही साथ टाइगर श्रॉफ। तो जिनके भी फेवरेट है वो तो एक नंबर क्या कर लीजिए, इससे याद ही कर लीजिए। जो सलमान खान, टाइगर श्रॉफ आपको परीक्षा में एक नंबर दिलवाएंगे। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, देखेंगे हमसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण किताब को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये लाइन। तो द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह। तो इसका जो किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें इसका जो विमोचन हुआ कहाँ, तो दिल्ली के भारत मंडपम में, दिल्ली के भारत मंडपम में। तो ये भी पूछ सकता है कि इसका कहाँ विमोचन या लॉन्च किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। क्यों, किस चीज़ के अवसर पर? तो 12 जनवरी यानी कि युवा दिवस के अवसर पर किया गया, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। और क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की युवा आबादी की क्षमता देश को विकसित बनाने की दिशा में क्या किया है? ले जाने पर जोर दिया है। तो इस पुस्तक को ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है। इसी तरह बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया? तो ये जल्लीकट्टू जो है क्या कहता है, ये हर साल कहाँ किया जाता है इसका आयोजन? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्लीकट्टू क्या है? ये एक पशु खेल है। क्या है? तो पशु खेल है। और ये इसका आयोजन हमेशा क्या होता है? तमिलनाडु में तो होता ही है, पोंगल के दौरान किया जाता है,
जो पोंगल उत्सव मनाया जाता है उसी के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। इसमें होता क्या है ना, इस जल्लीकट्टू में कि इंसानों द्वारा बैलों को नियंत्रित किया जाता है। बैलों को नियंत्रित किया जाता है। गूगल पे सर्च करके देखिएगा कि क्या है, अगर जानकारी चाहिए तो। और इसका इतिहास 2500 साल पुराना है। सोच लीजिए, यानी कि ये कब से चलते आ रहा है और अभी तक चल रहा है। उसी तरह से कुछ और भारत में पशु खेल है जैसे कंबाला, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका आयोजन कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है, तो कर्नाटक में। उसी तरह एक और क्या पूछ लिया जाता है, ऊंट दौड़। कौन दौड़, तो ऊंट दौड़, तो ये होता है राजस्थान में। ये तो आप लोग कॉमन सेंस से भी मार दीजिएगा आंसर। वहीं बात करें, एक होता है डॉग फाइट, जो कि भारत के कई इलाकों में किया जाता है। एक होता है कॉक फाइट, लेकिन कंबाला एग्जाम में कई बार पूछा गया है और जल्लीकट्टू भी पूछा गया और इस बार भी आयोजन हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई है? देखिए आ गया ना, ये प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, उसी टाइम आपको हम डिटेल दे रहे थे। तो ये आपको बता भी चुके हैं कि ये कहाँ मनाई गई, तो भुवनेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर डी। और कैमा है, ये ध्यान रखना है, तो 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है। ठीक है, जो क्या करेगा, भुवनेश्वर इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये और आपको इसमें डिटेल भी बता चुके कि क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, शुरुआत कब हुई थी, ये सब आपको हम पहले ही बता चुके। बस इसका थीम ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे थीम जान लेते हैं। थीम नहीं बताए थे कि क्या रहा थीम 2025 का 18वां भारतीय सम्मेलन का। तो थीम रहा विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी भारतीयों का योगदान। और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें कि वीडियो कैसा लगता है, या आपको कोई सुझाव हो तो ज़रूर दिया करें। भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो ये मौसम है, तो मौसम मिशन का ही शुरुआत होगा, यानी कि मिशन मौसम। तो इसमें तो आप आंसर क्वेश्चन से भी दिमाग लगा के आंसर कर देंगे। ठीक है, इसका अगर बात करें तो इसमें उद्देश्य में क्या शामिल है, तो उद्देश्य में यही शामिल है कि मौसम पूर्वानुमान हो गया, मौसम प्रबंधन हो गया और जलवायु परिवर्तन शामिल है। यानी कि कहने का सेंस हो गया कि इसका उद्देश्य भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति क्या बनाना है, स्मार्ट राष्ट्र बनाना है मिशन मौसम के तहत। और इसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुरुआत किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सारे बिंदु को नोट डाउन जरूर करना है। जो आपको एग्जैक्ट प्रश्न कराए जाते वो तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ इससे संबंधित बिंदु जो लिखाए जा रहे हैं वो भी ध्यान रखना है। वहीं बात करें तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्या कि इसरो ने अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए कौन सा मिशन चलाया है, तो स्पोडेक्स मिशन, जो कि पहला प्रश्न ही आपको हम बता चुके हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए रिपीट कर दिए। तो ये आपसे पूछ सकता है, मिशन की बात आई तो। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, और ये रहेगा आज का अंतिम प्रश्न। फिर मिलेंगे फिर करेंट अफेयर पार्ट 2 में भी, जिसमें पूरे जनवरी को कवर किया जाएगा। भारत में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो ये किया भारत ने 14 जनवरी 2025 को अपनी तीसरी
कैमी पीढ़ी, तो तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का। तो यहाँ है ऑप्शन नंबर डी, नाग MK2 का क्या किया, सफल परीक्षण किया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और यह मिसाइल जो है भारतीय सेना में शामिल होने के लिए क्या है, पूरी तरह से तैयार है। और ये मिसाइल की अगर हम बात कर ले तो फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस तकनीक पर ये मिसाइल जो परीक्षण किया गया है आधारित है, तो फायर एंड फॉरगेट पर। ठीक है, यानी कि इसको दागने के बाद दोबारा निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और इसको जो विकसित किया गया है DRDO ने, नागा मिसाइल को DRDO ने 300 करोड़ रुपये की लागत से क्या किया है, विकसित किया है। और ये प्रश्न आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। वही ये तीसरी पीढ़ी की बात हो रही है। पहला सफल परीक्षण इसका कब हुआ था, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो 1990 में हुआ था। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे। सॉल्यूशन बाय PJ को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।